हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहू, इस महीने तेरी पहली सैलरी आएगी ना। सैलरी मिलते ही उसमें से ननद के लिए एक अच्छी सी सोने की चेन ले आना। सावित्री देवी ने बड़े अधिकार से अपनी बहू वैदेही से कहा। वैदेही उस समय रसोई में चाय बना रही थी। सास की बात सुनकर उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए, लेकिन उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में उसने इस घर की हर जिम्मेदारी बिना शिकायत उठाई थी। उसके पति निखिल की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वैदेही ने भी घर की हालत देखकर एक स्कूल में नौकरी कर दी थी। यही उसकी जिंदगी की पहली नौकरी थी और पहली सैलरी मिलने वाली थी। उसने मन ही मन सोचा था कि पहली सैलरी से वह अपनी सास के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदेगी, निखिल के लिए उसकी पसंद की घड़ी और बचे हुए पैसों से अपने छोटे से सपने के लिए कुछ बचाएगी। लेकिन सावित्री देवी की बात सुनकर उसका वह सपना जैसे उसी पल टूट गया। वैदेही ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, चैन तो काफी महंगी आएगी, मेरी सैलरी से भी इतनी ज्यादा नहीं है। सावित्री देवी तुरंत बोली, मुझे हिसाब मत समझा बहू, घर की बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आखिर तेरी ननद है वो, शादी के बाद मायके से उसे क्या मिला है। और वैसे भी तेरी सैलरी तेरे अकेले की नहीं है, इस घर की बहू हो, जो कमाओगी वो घर के काम आएगा। वैदेही चुप रही। तभी कमरे से उसकी ननद रागनी की आवाज आई, माँ रहने दो ना, भाभी की पहली सैलरी है, उन्हें अपनी पसंद की चीज खरीदने दो। वैदेही ने पहली बार रागनी की तरफ कृतज्ञता से देखा, लेकिन सावित्री देवी ने रागनी को ही डांट दिया, तू बीच में मत बोल, मैं जानती हूँ बहू को कैसे समझाना है। रागनी चुप हो गई। शाम को जब निखिल घर आया तो वैदेही ने उसे सारी बात बताई। निखिल कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, तुम माँ की बात का बुरा मत मानना, अगर हो सके तो चैन ले देना, आखिर रागनी की सगाई भी होने वाली है। वैदेही ने पति की ओर देखा और पूछा, लेकिन निखिल, मेरी पहली सैलरी से मैं कुछ अपने लिए भी करना चाहती थी। शादी के बाद मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। निखिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन इस बार समझौता कर लो। वैदेही ने कोई बहस नहीं की। अगले दिन स्कूल में उसे सैलरी का मैसेज मिला। खाते में पहली बार उसकी मेहनत की कमाई आई थी। मोबाइल स्क्रीन पर रकम देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी, पहली कमाई चाहे छोटी हो, लेकिन उसे संभाल कर रखना, उसमें तुम्हारी मेहनत की खुशबू होती है। वैदेही ने कुछ देर तक मोबाइल स्क्रीन देखी और फिर उसे बंद कर दिया। शाम को घर लौटते समय वह बाजार गई। सावित्री देवी ने समझा कि वह रागनी के लिए चैन खरीदने गई होगी, लेकिन वैदेही खाली हाथ घर लौट आई। सावित्री देवी ने उसे देखते हुए पूछा, चैन कहाँ है। वैदेही ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैंने अभी चैन नहीं खरीदी। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्यों, मैंने मना किया था। वैदेही ने कहा, नहीं माँ जी, आपने कहा था। तो फिर। वैदेही ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। सावित्री देवी उसके पीछे पीछे पहुंच गई। देख बहू, ज्यादा पढ़ लिख कर नौकरी क्या मिल गई, तूने घर की बात मानना ही छोड़ दिया। अगर तेरी जगह रागनी होती तो अपने भाई भाभी के लिए अपनी पूरी सैलरी दे देती। ये सुनकर वैदेही की आंखें भर आई। उसने पहली बार थोड़ा दृढ़ होकर कहा, माँ जी, मैंने आपकी बात कभी नहीं टाली, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा समय चाहिए, मेरी सैलरी का एक जरूरी काम है। सावित्री देवी ने ताना मारते हुए कहा, कौन सा जरूरी काम, अपने मायके वालों पर खर्च करना है। वैदेही ने सिर उठाकर सास की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी और चुपचाप घर से निकल गई। शाम को वापस आई तो उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। निखिल ने पूछा, क्या है। वैदेही ने कहा, अभी नहीं। वह लिफाफा लेकर सीधे अपनी अलमारी में चली गई। सावित्री देवी दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्हें शक हुआ कि बहू ने शायद अपनी सैलरी मायके भेज दी है। रात को जब सब सो गए तो सावित्री देवी पानी लेने उठी। कमरे के बाहर से गुजरते समय उन्हें वैदेही के कमरे की अलमारी खुली दिखी। उन्होंने देखा कि वैदेही बिस्तर पर बैठी उस सफेद लिफाफे को हाथ में लिए रो रही थी। सावित्री देवी वहीं रुक गई। वैदेही फोन पर किसी से कह रही थी, माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें अकेले इतना बड़ा बोझ उठाने नहीं दूंगी, चाहे मेरी पूरी सैलरी चली जाए, लेकिन तुम्हारा घर नहीं बिकने दूंगी। सावित्री देवी के कदम वहीं जम गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि बहू अपनी सैलरी अपने लिए नहीं, किसी और वजह से रोक रही है थी।
लेकिन अगले ही पल वैदेही ने फोन काट दिया और लिफाफा अपनी अलमारी में रख दिया। सावित्री देवी वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए वैदेही अपनी पूरी सैलरी खर्च करने वाली थी? अगले दिन सावित्री देवी ने फिर चैन की बात छेड़ी। बहू, अब तो सैलरी भी आ गई, आज रागनी को लेकर बाजार चली जाना। वैदेही ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया था। तभी निखिल का फोन बजा। फोन पर बात करते करते उसका चेहरा अचानक उतर गया। उसने फोन रखा और वैदेही की तरफ देखा। वैदेही, तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। तुमने अपनी पहली सैलरी आखिर किसके लिए रखी है? वैदेही कुछ बोल पाती उससे पहले दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी। सावित्री देवी की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि बेचैनी थी। उन्होंने कहा, आज सच बता दे बहू, आखिर तेरी पहली सैलरी कहाँ जा रही है? वैदेही ने धीरे से अलमारी खोली, वही सफेद लिफाफा बाहर निकाला और सास के हाथ में रख दिया। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर जो कागज था उसे पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से वह कागज खोला तो उनकी आंखें कुछ देर के लिए उसी पर टिक गई। कागज पर लिखा था ऋण चुकाने की अंतिम तारीख अगले 7 दिन। नीचे एक बड़ी रकम लिखी थी, इतनी बड़ी कि सावित्री देवी के हाथ से कागज छूटते छूटते बचा। उन्होंने घबराकर वैदेही की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है बहू? वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, माँ जी, ये मेरी माँ के घर का कर्ज है। सावित्री देवी कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने पूछा, लेकिन इतना बड़ा कर्ज उन्होंने लिया कब? वैदेही ने सिर झुका लिया और बोली, मेरी शादी के समय। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। निखिल भी हैरानी से वैदेही को देखने लगा। वैदेही ने आगे कहा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। उनके इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। उसी समय मेरी शादी तय हो गई। पिताजी ने किसी से ब्याज पर पैसे लेकर मेरी शादी की थी। उन्हें डर था कि अगर शादी टूट गई तो लोग मुझे दोष देंगे। उन्होंने अपनी बीमारी छिपाकर मेरी शादी कर दी और कुछ महीनों बाद उनका देहांत हो गया। माँ अकेली रह गई। अब इतने सालों में ब्याज बढ़ते बढ़ते यह रकम बहुत ज्यादा हो गई है। जिस आदमी से पैसे लिए थे उसने 7 दिन की मोहलत दी है। अगर इस बार वे पैसे नहीं दिए तो वे हमारा छोटा सा घर भी अपने नाम करवा लेगा। निखिल की आंखें भर आई। उसने पूछा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वैदेही ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि शादी के बाद मैंने देखा कि इस घर में भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी। तुम्हारे ऊपर पहले से बहुत कर्ज था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ की परेशानी तुम्हारे सिर पर भी आ जाए। इसलिए मैंने नौकरी की और सोचा कि धीरे धीरे माँ का कर्ज चुका दूंगी। लेकिन अभी अचानक 7 दिन की मोहलत मिल गई और मेरी पहली सैलरी आ गई तो मुझे लगा कि कम से कम कुछ रकम देकर उनका घर बचाने की कोशिश करूंगी। सावित्री देवी चुपचाप खड़ी थी। उनके दिमाग में पिछले 2 साल की सारी बातें घूमने लगी। कितनी बार उन्होंने वैदेही को ताना दिया था कि वे अपनी कमाई छिपाती है। कितनी बार कहा था कि बहू की पहले जिम्मेदारी ससुराल होती है। कितनी बार उन्होंने उसे मायके के नाम पर डराया था। उन्हें याद आया कि जब वैदेही की माँ कभी फोन करती थी तो वे उसे घंटों बात करने पर भी डांट देती थी। सावित्री देवी की आंखों में शर्म उतर आई। लेकिन तभी रागिनी कमरे में आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? सावित्री देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। रागिनी ने कागज उठाया और पढ़ते ही उसके चेहरे पर भी चिंता आ गई। उसने कहा, भाभी, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वैदेही ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम मेरी ननद हो। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी या तुम्हारे सपने प्रभावित हो। रागिनी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत अपने कमरे में जाकर अपनी छोटी सी बचत की डिब्बी निकाली और वैदेही के सामने रख दी। भाभी, इसमें ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन जितने हैं सब आपके हैं। वैदेही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं रागिनी, ये तुम्हारी शादी के लिए है। रागिनी बोली, मेरी शादी बाद में हो जाएगी भाभी, लेकिन अगर आज आपका मायका टूट गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। निखिल भी आगे आया और बोला, वैदेही, तुम अकेली नहीं हो, हम सब मिलकर ये कर चुकाएंगे। वैदेही ने तुरंत कहा, नहीं निखिल, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। निखिल ने उसकी बात काटते हुए कहा, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ खुशी बांटने का नहीं होता वैदेही। अगर तुम्हारी माँ मुसीबत में है तो वो मेरी भी जिम्मेदारी है। ये सुनकर वैदेही फुट फुट कर रो पड़ी। तभी सावित्री देवी धीरे धीरे उसके पास आई। कुछ पल तक वह वैदेही को देखती रही और फिर उसके सिर पर हाथ रख दिया। उनकी
आवाज कांप रही थी। बहू, मुझे माफ कर दो। वैदेही ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। सावित्री देवी बोली, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। मुझे लगता था कि तू अपनी कमाई मायके में दे देगी और मेरे बेटे के घर का ध्यान नहीं रखेगी। मैंने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि तू खुद कितना कुछ सह रही है। वैदेही ने कहा, माँ जी, आपने जो कहा वो उस समय आपकी सोच थी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सावित्री देवी ने सिर हिलाया और बोली, नहीं बहू, मुझे नाराज होने का अधिकार नहीं है। तूने इस घर को बेटी की तरह संभाला और मैंने तुझे हमेशा बहू समझकर तोला। फिर उन्होंने वही कागज उठाया और कहा, लेकिन एक बात मैं तुझे आज बताऊंगी। रागिनी की शादी के लिए जो सोने के गहने मैंने जमा किए हैं, उनमें से आधे बेच देंगे। रागिनी तुरंत बोली, माँ। सावित्री देवी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी, गहने दोबारा बन जाएंगे, लेकिन किसी का घर अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। वैदेही ने तुरंत मना कर दिया, नहीं माँ जी, मैं आपकी चीजें नहीं बेचूंगी। सावित्री देवी बोली, आज तो मना नहीं करेगी। जिस दिन मैंने तुझसे कहा था कि अपनी पहली सैलरी से रागिनी के लिए सोने की चैन ले आना, उस दिन मुझे सिर्फ अपनी बेटी दिखाई दे रही थी। आज मुझे अपनी दोनों बेटियां दिखाई दे रही हैं। वैदेही की आंखें भर आई, लेकिन तभी निखिल ने कागज को दोबारा ध्यान से देखा। उसने तारीख और नीचे लिखे कुछ शब्द पढ़े और अचानक रुक गया। उसने वैदेही से पूछा, तुम्हारी माँ ने ये कर्ज किससे लिया था? वैदेही ने नाम बताया तो निखिल का चेहरा बदल गया। उसने कहा, ये वही आदमी है जिसने कुछ साल पहले मेरे पिताजी से भी पैसे लिए थे, मेरा मतलब पैसे दिए थे। सावित्री देवी ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? निखिल बोला, मुझे शक है कि ये सिर्फ कर्ज का मामला नहीं है। इस आदमी ने कई लोगों को फंसाया है। मुझे अपने पुराने कागज देखने होंगे। निखिल तुरंत अपनी पुरानी फाइल निकालकर बैठ गया। काफी देर तक कागज देखने के बाद उसके हाथ एक पुराने दस्तावेज पर जाकर रुक गई। उसने वैदेही को बुलाया और कहा, इस पर अपने पिताजी के हस्ताक्षर हैं। वैदेही ने कागज देखा और बोली, हाँ। निखिल ने कहा, लेकिन इसमें रकम कुछ और लिखी है। वैदेही ने ध्यान से देखा। जिस रकम का दावा उसकी माँ से किया जा रहा था, उसे लगभग आधी रकम ही उसके पिता ने उधार ली थी। बाकी रकम ब्याज और दूसरे आरोपों के नाम पर जोड़ दी गई थी। निखिल ने कहा, इसका मतलब तुम्हारी माँ से गलत रकम वसूली जा रही है। सावित्री देवी के चेहरे पर पहली बार गुस्सा आया। उसने कहा, तो उस आदमी ने इतने सालों में मेरी बहू की माँ को डरा कर रखा। निखिल बोला, हमें पहले सारे कागज इकट्ठे करने होंगे। अगर सबूत सही है तब मुझे एक पैसा भी गलत नहीं देंगे। वैदेही ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता थी। उसने कहा, अगर कागज गलत निकले तो? सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ कर लिया और बोली, तब भी तू अकेली नहीं होगी। उसी रात सावित्री देवी ने अपनी अलमारी खोली और वह छोटा सा डिब्बा बाहर निकाला जिसमें वे वर्षों से अपने गहने संभाल कर रखती थी। उन्होंने एक एक गहना निकाल कर सामने रखा। रागिनी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। सावित्री देवी ने कहा, कल सुबह हम वैदेही की माँ के घर जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले दिन वहां सिर्फ कर्ज का सच सामने नहीं आने वाला था, बल्कि एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसे वैदेही की माँ ने अपनी बेटी से इतने सालों से छिपा कर रखा था। सुबह होते ही जब सब वैदेही की माँ के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। घर के अंदर सामान बिखर पड़ा था और मेज पर एक छोटा सा कागज रखा था। वैदेही ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बेटी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो। वैदेही के हाथ से कागज गिर गया और वह चीख पड़ी, माँ। वैदेही की चीख सुनकर निखिल और सावित्री भी देवी भी घबरा गए। वैदेही घर के हर कमरे में अपनी माँ को ढूंढने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा था, बिस्तर पर माँ की चादर वैसे ही पड़ी थी और अलमारी खुली हुई थी। वैदेही की नजर एक पुराने बैग पर पड़ी जिसमें उसकी माँ के कुछ कपड़े और दवाइयां रखी थी। वह समझ गई कि उसकी माँ कहीं नहीं गई थी, बल्कि जानबूझकर घर छोड़कर गई थी। वैदेही फूट फूट कर रोने लगी। मैंने माँ से कहा था कि मैं उनका घर कभी नहीं बिकने दूंगी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सावित्री देवी ने उसे गले लगाकर कहा, क्योंकि माँ अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकती बहू। शायद उन्हें लगा कि उनकी वजह से तेरा घर टूट जाएगा। निखिल उसी समय बाहर निकल गया और आप पास के लोगों से पूछताछ करने लगा। काफी देर बाद एक पड़ोसी ने बताया कि सुबह सुबह एक आदमी वैदेही की माँ के घर आया था और उसके कुछ देर बाद वह घर से निकल गई थी। निखिल ने उस आदमी का हुलिया पूछा तो पड़ोसी ने बताया कि वह वही साहूकार था
जिसने कर्ज दिया था। निखिल को शक हुआ था कि शायद वही वैदेही की माँ को कहीं ले गया है। उसने तुरंत उस आदमी को फोन किया, लेकिन उसने फोन काट दिया। निखिल ने अपने पुराने परिचित की मदद से उसके बारे में जानकारी जुटाई और पता चला कि वे कई लोगों से फर्जी कागज बनवाकर ज्यादा पैसे वसूल चुका था। अब मामला साफ था, वैदेही की माँ ने जितना कर्ज लिया था उससे कहीं ज्यादा रकम उनसे मांगी जा रही थी। निखिल ने सारे कागज इकट्ठे किए और कानूनी मदद लेने का फैसला लिया। दूसरी तरफ वैदेही लगातार अपनी माँ को फोन करती रही, लेकिन फोन बंद था। वे खुद को दोष देती जा रही थी। अगर मैंने माँ से पहले ही बात की होती, अगर मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ती, तो आज वो घर छोड़कर नहीं जाती। सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अपनी माँ को दोष मत दे और खुद को भी नहीं। गलती मेरी थी बहू, मैंने तुझे बार बार मायके जाने से रोका, तेरी माँ से मिलने पर सवाल किए। मुझे लगता था कि तू अपनी कमाई वहां खर्च कर देगी। मुझे क्या पता था कि तेरी माँ अपनी बेटी के सामने हाथ फैलाना भी नहीं चाहती थी। वैदेही कुछ बोल नहीं पाई। उसी शाम निखिल को एक फोन आया। किसी ने बताया कि वैदेही की माँ पास के पुराने मंदिर के पीछे बने छोटे से धर्मशाला वाले कमरे में बैठी है। वैदेही बिना देर किए वहां पहुंची। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, दौड़कर उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, माँ, आपने मुझे इतना पराया क्यों समझ लिया कि अपनी परेशानी भी नहीं बताई। उसकी माँ ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुझे पराया नहीं बे समझा बेटी, इसलिए तो तुझसे कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी कि तू अपने ससुराल में खुश है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी परेशानी के कारण तेरी जिंदगी में कोई दरार आए। वैदेही ने कहा, माँ, जिस बेटे के लिए माँ अपना घर तक छोड़ सकती है, क्या वो बेटी अपनी माँ के लिए थोड़ी परेशानी नहीं उठा सकती। वैदेही ने अपनी सास की तरफ देखा और उसके मन में एक ही बात आई। जिस पहली सैलरी को लेकर उसे डर था कि वह उसके रिश्तों में दरार डाल देगी, उसी पहली सैलरी ने उसके परिवार के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म कर दी थी। उस दिन सावित्री देवी ने सिर्फ अपनी बहू को नहीं समझा था, बल्कि ये भी समझ लिया था कि बहू किसी घर में आई हो पराई लड़की नहीं होती। वह भी किसी माँ की बेटी होती है, किसी के सपनों का हिस्सा होती है। और उसकी कमाई सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, उसके त्याग और उसके आत्मसम्मान की पहचान होती है। इसलिए किसी बहू से ये मत पूछिए कि उसकी सैलरी कितनी है और वह कहाँ खर्च करेगी, बल्कि कभी ये पूछ कर देखिए कि उसने अपने सपनों के लिए कितना छोड़ा है। क्योंकि कई बार जो बहू आपको अपने लिए कुछ खर्च करती हुई दिखाई देती है, हो सकता है वह चुपचाप अपने मायके की पूरी दुनिया संभाल रही हो। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आपके लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।